टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स। ये हम पढ़ चुके हैं +1 में भी। 4 तरह के फोर्स थे हमारे पास, याद है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स भी। किसके बीच का फोर्स है ये? न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये इनके बीच का फोर्स है अभी। और किस तरह का फोर्स है? अट्रैक्टिव का रिपल्सिव? ये दोनों तरह का फोर्स होता है, डिपेंड करता है इनके बीच का डिस्टेंस का भी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इट इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियॉन्स के बीच का फोर्स अभी। इंटरेक्टिव वर्ड यूज किया गया है, दोनों के लिए होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए भी। कर लोगे? ठीक है, आगे लिखिए, इसका प्रॉपर्टीज लिखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, प्रॉपर्टीज में लिखिए। पहला पॉइंट पता होगा सभी को, ये नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है भी। ठीक है ना? तो फर्स्ट पॉइंट डालिएगा, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? किसके बीच का फोर्स है अभी? न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। लिख लीजिए, इट इज द फोर्स बिटवीन, इट इज द फोर्स बिटवीन पेयर ऑफ प्रोटॉन्स, पेयर ऑफ प्रोटॉन्स, कॉमा लगाइए, पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर। किसके बीच का फोर्स है? दो प्रोटॉन्स के बीच का हो सकता है, दो न्यूट्रॉन्स के बीच का हो सकता है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच का हो सकता है अभी। ठीक है, अगर आप बोलोगे न्यूट्रॉन्स में तो क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल्स में फोर्स कैसे लगेगा? आपको पता है कि एवरी न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके अंदर भी पार्टिकल्स हो सकता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होने। कर लोगे? नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, थर्ड पॉइंट, ये शॉर्ट रेंज फोर्स अभी, ये फोर्स कहां तक एग्जिस्ट करता है? सिर्फ न्यूक्लियस तक ही एग्जिस्ट करता है अभी। कर लोगे? तो लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। रेंज कितना होगा इसका? जितना रेडियस है, कितना है? 10⁻⁻15 मीटर्स। समझ में आ रहा है? कर लोगे? नेक्स्ट अभी फोर्थ पॉइंट। अब देखो, ये फोर्स को कैसे बताएंगे कि ये अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? दोनों तो बोल दिया मैंने कि अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। दिखाएंगे कैसे? देखो भाई, कि अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड करती है न्यूक्लियॉन्स के बीच के डिस्टेंसेस के ऊपर भी। जब इस फोर्स का ग्राफ बनाया गया डिस्टेंस के साथ भी, यहाँ पे फोर्स था बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स और यहाँ पे था डिस्टेंस भी। ग्राफ का शेप कुछ ऐसा बना था। ठीक है, ये था 10 फर्मी। यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इट इज 0.8 फर्मी, 0.8 फर्मी। जब डिस्टेंस इनके बीच में 10 फर्मी से ज़्यादा था तो फोर्स बिल्कुल कम था। अभी समझ में आ रहा है? या बोल सकता कि न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस अगर इस 10 फर्मी से ज़्यादा है तो उनके बीच का फोर्स क्या है? नेग्लिजिबल अभी है ही नहीं। कर लोगे? फिर अगर उनके बीच का फोर्स डिस्टेंस कम होने लग जाए भी तो फोर्स अट्रैक्टिव बनना शुरू हो गया अभी।
किस तरह का? अट्रैक्टिव फोर्स। जब उनके बीच का डिस्टेंस 0.8 फर्मी रह गया तो दे शो वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस। कौन है दे? प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। समझ में आई बात है? दो प्रोटॉन में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। लेकिन अगर डिस्टेंस इनके बीच में से ज्यादा है, इनके बीच में कोई फोर्स नहीं था, ठीक है, डिस्टेंस कम होने लगी, इससे दे शो अट्रैक्टिव फोर्स हुई। क्या शो किया इन्होंने? अट्रैक्टिव शो किया। अगर डिस्टेंस 0.8 से कम हुआ, दे शो वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस भी, वही पेयर्स भी। इसलिए बोलते हैं कि दो पेयर में क्या कौन सा फोर्स लग रहा है, इट टोटली डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स भी। कर लोगे? समझ में आया? तो लिखिए फोर्थ पॉइंट, लिखो द न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, द न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज डिपेंड अपॉन distance between the nucleons, distance between the nucleons, ओके, उनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ओके, इसमें पहला पॉइंट डालिएगा, इसका पहला पॉइंट हुई, इस पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट डालिए। when distance is greater than 10 Fermi, when distance is greater than 10 Fermi, there is negligible force. There is negligible force in between the nucleons. There is negligible force in between the nucleons. ठीक है, जब डिस्टेंस 10 फर्मी से ज्यादा हो रहा है तो फोर्स क्या हो रहा है? नेग्लिजिबल हो रहा है भाई। कर लोगे? सेकंड पॉइंट डालिए, when distance is reduced to 10 Fermi, when distance is reduced to 10 Fermi, then nucleons show attractive force. Nucleons show attractive force. अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस कम करना शुरू करते हैं 10 फर्मी से, दे शो द अट्रैक्टिव फोर्स भी। क्या शो करते हैं वो? अट्रैक्टिव फोर्स को शो करते हैं। कर लोगे? थर्ड पॉइंट डालिए इसका, when distance between the nucleons, when distance between the nucleons is less than 0.8 Fermi, is less than 0.8 Fermi, they show very strong repulsive force. They show very strong repulsive force. समझ में आया? तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो टोटली डिपेंड किस पे करते हैं? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। एक चीज और भी याद रखिएगा, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी पेयर में सेम फोर्सेस लग रहे हैं, ये भी खासियत है इसका। जो फोर्स लग रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, वही फोर्स लग रहा है प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन के बीच में, और वही लग रहा है न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स के बीच में। इट टोटली डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। तो पेयर किसी का यूज कर लो आप, फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, कौन सा पॉइंट हो गया? 6th पॉइंट, जो भी नेक्स्ट पॉइंट डालिए अभी लिखो, इट इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स हुई, इट इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। अभी आपने पढ़ा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, ये सारे क्या थे? सेंट्रल फोर्स थे। ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी या चार्ज भी। कर लोगे? दे आर नॉट ए सेंट्रल फोर्स। 6th पॉइंट डालिए, इट डज नॉट ओबे, इट डज नॉट ओबे
इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। हम पहले पढ़ चुके हैं ना, जितने हमने फोर्स निकाले हुए हैं F प्रोपोर्शनल टू 1/r² की टर्म में मैंने आंसर निकाले हैं फोर्सेस के भी, ठीक है ना। वीक को छोड़ के दो तो निकाल लिए हैं, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यही निकाले हम लोगों ने। ये किस फॉर्म में आते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ की टर्म में आते हैं, लेकिन ये इसको ऐसा कोई ऑब्वियस नहीं होता यहाँ पे, कर लोगे। एक और पॉइंट बनता है, इट इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स भी, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट डालिए, इट इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी भी। रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ जानते हो? देखिए, नेचर के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए गए हैं जो अपने आप टूटते रहते हैं। अभी समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे पाए हैं जो अपने आप क्या करते रहते हैं, टूटते रहते हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, प्रेशर, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसीज, बाहर की किसी की हेल्प के बिना अपने आप क्या करते रहते हैं, टूटते रहते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी भी। और आपको याद होना चाहिए, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो वीक फोर्स होता है। अभी 4 तरह के फोर्स मैंने पढ़ाए थे आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स सेकंड वीक फोर्स था, ये हमारे लिखवाया गया था, इट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन्स बिटवीन द रेडियो एक्टिव एटम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो ये अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? अभी वीक फोर्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कर लोगे। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, राइट कीजिएगा, लिखिए, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच, it is the process in which a substance disintegrate itself without any external force, without any external force और एजेंसी। इसके अलावा प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो कुछ पार्टिकल ऐसे पाए गए हैं, कुछ सब्सटेंस मान लीजिए जो अपने आप टूटते रहते हैं। उन पार्टिकल्स में से सब्सटेंस, कुछ पार्टिकल्स अपने आप ही क्या होते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। इनको नाम देंगे हम लोग, इट इज अल्फा, बीटा, गामा, सुना होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक यही बनेगा मेरा। तो ये सब्सटेंस कौन सा है? इट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। समझ में आ रहा है? डायग्राम बना सकते हो। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेडिएशन। जो सब्सटेंस टूट रहे थे भी, उसमें से क्या क्या निकल रहा है पता तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर। इट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है, बहुत है भाई। अगर आपको याद हो, टेबल के अंदर नीचे वाले एलिमेंट लगभग सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। फर्स्ट ग्रुप के, सेकंड ग्रुप के, हैलोजन फैमिलीज का भी है, और उसका भी है जो नोबल गैसेस के भी है, रेडोन्स, ठीक है। तो इस देखो, यहाँ पे एक कंटेनर रखा गया है, उसमें एक सब्सटेंस रख दिया विच इज रेडियो एक्टिव्स, और यहाँ पे लगा दी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भाई। ये पॉजिटिव प्लेट मान लेते हैं, और ये कौन सी है, नेगेटिव प्लेट्स। तो क्या ऑब्जर्वेशन आया, जो पार्टिकल्स निकल रहे थे, कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए भी, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स नेगेटिव की तरफ मुड़ गए, और कुछ पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए बिना मुड़े हुए भी। समझ में आ रहा है? तो जो पार्टिकल्स पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो इसकी तरफ मुड़े हैं वो कौन से होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले, और जो सीधे चले गए हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होगा। कर लोगे? तो यहाँ पे जो मुड़े हुए हैं, जो पॉजिटिव बने हैं, इसको नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल्स भी। क्या बोलते हैं इनको? अल्फा पार्टिकल्स। जो यहाँ पे मुड़े हैं बीटा पार्टिकल्स, और जो यहाँ पे सीधे चले गए ये हैं गामा पार्टिकल्स। तो
तो 3 तरह की रेडिएशंस निकलती हैं इन टर्म ऑफ रेज बोल लीजिएगा इसको। फर्स्ट है अल्फा रे, सेकेंड इज बीटा रे एंड थर्ड इज गामा रे। मैं गामा ऐसा बनाता हूं भाई, आपकी मर्जी है कैसे बनाऊं उसको। डायग्राम बनाऊं, तीनों का नाम लिखिए। अल्फा रेज, इसका प्रॉपर्टी करना हमको। तो पहला पॉइंट है अल्फा रेज, तो इसका फर्स्ट पॉइंट डालिए इसका प्रॉपर्टीज के अंदर। अल्फा रेज का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं देखिए, हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके चार्ज के बारे में और इसके मास के बारे में भी, ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल है या अल्फा रेज है, अल्फा पार्टिकल्स का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है और चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट, चार्ज ऑफ अल्फा रे या अल्फा पार्टिकल्स, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डबल द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इज डबल द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, डबल द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड 4 टाइम चार्ज, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ रहा है? चार्ज प्रोटॉन का डबल होता है और मास प्रोटॉन का 4 गुना होता है। अगर आप ढंग से देखें ना इस चीज को, ऐसा लगता है कि जैसे न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम भी। लिख लीजिए, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम इज कंसीडर एज अल्फा पार्टिकल भी। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम इज कंसीडर एज अल्फा पार्टिकल। न्यूक्लियस में क्या हो रहा है देखो, 4 लिख रखा है यहाँ पे, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। 2 चार्ज क्या हो गया, डबल हो गया प्रोटॉन्स का, और मास क्या हो गया, 4 टाइम हो गया प्रोटॉन्स का। कर लोगे? पहला पॉइंट समझ में आया। सेकेंड पॉइंट डालिए इसका। सेकेंड पॉइंट, स्पीड की बात करते हैं। लिख लीजिए, स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज फ्रॉम 1.4 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड टू 2.1 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। इस रेंज में इसका स्पीड होता है 1.4 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड टू 2.1 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। कर लोगे? दिस इज द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये स्पीड कम है एज कंपेयर टू बीटा एंड गामा पार्टिकल्स भी। यानी सबसे कम स्पीड किसका होता है? अल्फा का होता है। अब देखिए, मास ज्यादा है, स्पीड कम है, तो इसकी एक एबिलिटी होती है इसमें कि जब भी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है किसी एटम से, तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है इजीली। तो इसकी आयोनाइजिंग पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। लिख लीजिए, इट हैव, थर्ड पॉइंट में, इट हैव हाई आयोनाइजिंग पावर, इट हैव हाई आयोनाइजिंग पावर। फोर्थ पॉइंट डालिए, मास ज्यादा है, स्पीड कम है, तो इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। अभी किसी एटम के कितने अंदर से जाता है, वो कम होती है इसकी। कर लोगे? तो फोर्थ पॉइंट डालिए, इट हैव लो पेनिट्रेशन पावर, इट हैव लो पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है इसकी? लो होती है। किसी भी एटम को पेनिट्रेट करने की एबिलिटी या किसी सब्सटेंस को। कर लोगे? हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट डालिए इसका, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होगा। लिख लीजिए, इट इज इफेक्टेड बाई, इट इज इफेक्टेड बाई presence of electric field and magnetic field, presence of electric field and magnetic field. Point डालिए, सिक्स्थ पॉइंट, it affect the photographic plate slightly,
इट इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट स्लाइटली। 7th पॉइंट भी, अगर किसी अल्फा पार्टिकल को रोक दिया जाए भी तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है भी, क्योंकि हैवी है, स्ट्राइक करने से क्या बनता है, हीट बनता है। तो लिख लीजिए व्हेन, पॉइंट 7 लिखिए, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज स्टॉप्ड, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज स्टॉप्ड देन इट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट भी, इट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट है बीटा रेज का प्रॉपर्टीज करना आपको। इसका पहला प्रॉपर्टीज भी अल्फा रे का मैंने किया था मास और चार्ज के अकॉर्डिंग, पहला पॉइंट इसका भी यही करते हैं। लिख लीजिए चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल, चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल, ऐसा लिखिए चार्ज एंड मास लिख दीजिएगा, चार्ज एंड मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज है और जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास और चार्ज के बराबर होता है अभी। तो मान सकते हैं हम लोग, कंसीडर करते हैं कई बार इलेक्ट्रॉन को ही क्या मानते हैं, बीटा पार्टिकल्स मानते हैं। कर लोगे, लिख सकते हैं इसी पॉइंट में, इलेक्ट्रॉन कंसीडर एज बीटा पार्टिकल्स भी, सेम प्रॉपर्टीज रखता है वो भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कंसीडर एज बीटा पार्टिकल्स, समझ में आ रहा है? ओके। सेकंड पॉइंट क्या किया था हम लोगों ने, स्पीड की बात की थी भी, कर लोगे, लिख लीजिए स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज फ्रॉम 33% टू 99% स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। जिसका स्पीड होता है वो लाइट की स्पीड का 33% से 99% के बीच में होता है अभी, 33% टू 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। कर पाओगे? ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था उसका, आयोनाइजिंग पावर ज्यादा थी। यहां पे देखिए मास कम है एज कंपेयर टू बीटा अल्फा पार्टिकल्स, स्पीड ज्यादा है तो इसकी आयोनाइजिंग पावर कम होती है। लिख लीजिए इट हैव, थर्ड पॉइंट में, इट हैव लो आयोनाइजिंग पावर, यानी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की एबिलिटी भी इसकी कम होती है, जो स्ट्राइक करता है किसी एटम के ऊपर। कर लोगे? इट हैव लो आयोनाइजिंग पावर, हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फोर्थ पॉइंट क्या था, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है भाई, क्योंकि मास कम है, स्पीड ज्यादा है। तो लिख लीजिए इट हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, इट हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, अल्फा से ज्यादा है। कर लोगे? इट हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। फिफ्थ पॉइंट क्या था, इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल, ये भी करेगा। लिख लीजिए इट इज इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या था भाई, करता है अगर मोर देन अल्फा। लिख लीजिए सिक्स्थ पॉइंट डालिए, इट इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, इट इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट मोर देन अल्फा पार्टिकल भी। थर्ड हमारा प्रॉपर्टीज करते हैं हम लोग गामा रेज का। गामा रेज का प्रॉपर्टीज क्या है, पहला पॉइंट वही चार्ज और मास के बारे में बात करेंगे। देखिए भाई रेज का कोई चार्ज नहीं होता, फिर फोटॉन्स हैं, सॉरी गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है और उसका कोई चार्ज नहीं होता, मास भी नहीं होता एक्चुअल में। लेकिन हम क्या मानते हैं कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है, जीरो होता है। तो पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट लिखिए रेस्ट मास ऑफ फोटोन ऑफ गामा रे इज
जीरो भी, एज ए जीरो। पहला पॉइंट है रेस्ट मास ऑफ फोटोन ऑफ गामा रेज एज ए जीरो, सभी का जीरो होता है फोटोन्स का, कर लोगे। सेकेंड पॉइंट, स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड ऑफ गामा रे इज इक्वल टू इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड यही होता है, कर लोगे, उसका पार्ट है ये 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड पॉइंट, जो हाईएस्ट होती है, लिखिए इट हैव हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। थर्ड पॉइंट है इट हैव हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, कर लोगे। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका होता है? गामा रेज का। इट हैव हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। एंड फोर्थ पॉइंट डालिए, लोएस्ट आयोनाइजिंग पावर होती है। इट हैव लोएस्ट आयोनाइजिंग पावर, इट हैव लोएस्ट आयोनाइजिंग पावर। हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, देख लीजिए। इट इज नॉट इफेक्टेड बाई, फिफ्थ पॉइंट में, इट इज नॉट इफेक्टेड बाई प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कर लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिक्स्थ पॉइंट ज्यादा करता है, देख लीजिए। सिक्स्थ पॉइंट के अंदर, इट इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, इट इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट मोर देन बीटा पार्टिकल्स, इट इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट मोर देन बीटा पार्टिकल। समझ में आ रहा है? सेवन पॉइंट और लिख दीजिए इसका एक और। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं उसमें हम मोस्टली गामा रेज को यूज करते हैं हम लोग भी, तो लिख लीजिए इट प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन भी, इट प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? यह था भी आपका प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। देखो, एक हमने क्या बताया था आपको कि किसी भी सब्सटेंस से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, अल्फा बीटा गामा। अभी निकलने के रूल्स क्या हैं, लॉज क्या हैं इनके निकलने के? अल्फा कैसे निकलेगा, बीटा कैसे निकलेगा, गामा कैसे निकलेगा, ये हमको करवाना टॉपिक अभी, कर लोगे? नहीं पड़ता। लाइट है, लाइट पे फील्ड अप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइट के ऊपर, इसका पाथ चेंज नहीं होगा कभी, ना स्पीड बदलेगी इसकी। देखो, जितने भी रेडिएशन नहीं है, ईएम वेव्स जितने भी हैं, ये सिर्फ अपनी चीज़ें चेंज करती हैं जब मीडियम चेंज करते हैं अपने। जब लाइट एंटर करती है रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर, फ्रीक्वेंसी को छोड़ के सब कुछ चेंज हो जाता है, उसका फ्रीक्वेंसी वही रहती है। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी को छोड़ के सब कुछ क्या होता है, चेंज होता है। सेम प्रॉपर्टी थी फोटोन्स की भी, हमने ये लिखवाई थी। जब फोटोन्स मीडियम चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी को छोड़ के सारी चीज़ बदल जाती है उसकी, स्पीड से लेके फेज तक सब कुछ बदल जाता है। कर लोगे? लिखवा फोटोन में एक पॉइंट लिखवा था मैंने, इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन कॉन्स्टेंट्स भी, तो वही तो है, उसी का पार्ट था। कर पाओगे? नेक्स्ट टॉपिक है भाई, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टूटता है तो उसके पीछे क्या क्या लॉज लगे हुए हैं? कुछ नहीं है, 5 पॉइंट है लॉज के, इसमें एक पॉइंट ही मेन है, बाकी तो सारा जो हमने पढ़ा वही लिखवाना हमको, अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है। कर लोगे? इसका फर्स्ट लॉ लिखिए अभी। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, radioactive process is a spontaneous process भी। particles are emitted by radioactive substance, particles are emitted by radioactive substance
विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स भी, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये हमने जब करवाया था ना आपको, ये डेफिनेशन था रेडियो एक्टिविटी का भी। ओके आपको क्या लिखवाया गया पहला पॉइंट में, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, जब तक एटम रहेंगे उसके अंदर पार्टिकल्स निकलते रहेंगे भी। यानी किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का बर्थ टाइम और एंड टाइम, डेथ टाइम दोनों होते हैं। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जब नेचर में बनता है रेडियो एक्टिव तो उसका बर्थ टाइम है। अब उससे लगातार पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, लगातार एटम्स के क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। एटम के बाद क्या होना, उसका डेथ हो जाना है। यानी जितने भी नेचर के अंदर हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं उनको यूज ना करें तब भी खत्म हो जाने हैं अपने आप। कर लोगे तो इन सभी का क्या होता है, बर्थ टाइम भी होता है और डेथ टाइम भी होता है। कब हो पाएगा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट डालिए। अब देखिए हम ये बोलते हैं कि अल्फा निकल रहा है, बीटा निकल रहा है, गामा निकल रहा है। याद रखिए कभी भी अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकल सकते भी। ये तो अल्फा निकलेगा या क्या निकलेगा, बीटा निकलेगा। कर लोगे, उसका रीजन दूंगा अभी कुछ देर में बाद, रीजन आएगा ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो लिख लीजिए, इन रेडियो एक्टिव प्रोसेस, इन रेडियो एक्टिव प्रोसेस आइदर अल्फा पार्टिकल, आइदर अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल आर एमिटेड भी। आइदर अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल आर एमिटेड। ठीक है, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली बोथ आर नॉट पॉसिबल भी, ये लिखा है। एक साथ दोनों नहीं निकल सकते, या तो अल्फा निकलेगा या क्या निकलेगा, बीटा निकलेगा। ठीक है, गामा की बात नहीं कर रहा क्योंकि देखिए रीजन आएगा उसका। थर्ड लॉ देखिए अभी, थर्ड लॉ में क्या है, अगर किसी भी एटम से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल जाए तो उसकी एटम फैथ क्या होगा भाई, लिख लीजिए, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड। थर्ड पॉइंट में लिखिए, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड from the atom, from the atom, then its atomic number is decreased by 2. Its atomic number is decreased by 2 and mass number decrease by 4. मास नंबर डिक्रीज बाई 4। क्या बोलना चाहते हैं, अगर किसी एटम से, कोई एटम ले लेते हैं ZA, ठीक है, इस एटम से अल्फा पार्टिकल्स को बाहर निकाल दिया। क्या मानते हैं अल्फा पार्टिकल हम लोग, इट इज ए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ये अल्फा पार्टिकल है, इससे बाहर निकाल दिया तो जो नया एटम बनेगा उसका एटॉमिक नंबर पहले से 2 कम होगा और मास नंबर इसका 4 कम होगा भाई। अब देखो बैलेंस हो रहा है इक्वेशंस, समझ में आई बात है। तो नया एटम जो बनेगा उसका मास नंबर 4 कम होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 कम होगा। राइट करो। फोर्थ पॉइंट लिखिए, व्हेन बीटा पार्टिकल इज एमिटेड भी, व्हेन beta particle is emitted from the atom, beta particle is emitted from the atom, then its atomic number is increased by 1. Atomic number is increased by 1 and mass number is unaffected भी, mass number is unaffected। देखो क्या बताया गया है, अगर किसी एटम से बीटा पार्टिकल्स को बाहर निकाल दिया जाए, व्हाट इज बीटा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं हम लोग। लिखते कैसे हैं इसको, ये लिखने का तरीका होता है एज ए लाइक एटम,
किस तरह लिखा है इसको, एटम की तरह। इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही, तो मैंने सिखाया उसके लिए। कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दिस सिंबॉलिक नोटेशंस ऑफ बीटा पार्टिकल्स भी, या इलेक्ट्रॉन बोल लीजिए, कर लोगे। अब क्या होगा, नया जो एटम बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा और मास नंबर चेंज नहीं होगा। क्या इक्वेशन बैलेंस हो रही है, समझ में आया, उतना ही है, जोड़ के देखो, कर पाओगे। एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, मास नंबर इज अनइफेक्टेड, कर लोगे। एनी प्रॉब्लम। अब देखो ये तो एल्फा बीटा की बात कर ले, गामा निकले तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हाई से लो में, वही एटम रहेगा, समझ में आ रहा है, वही मास रहेगा। गामा में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको बाद में कराएंगे गामा की फॉर्मेशंस क्या होती है, कर पाओगे। फिफ्थ पॉइंट जो मेन अभी हमारा, देखिए अभी क्या है। देखो अपने अगर प्रश्न थोड़ा बहुत याद हो, फर्स्ट यूनिट में मैंने पढ़ा था वीक फोर्सेज क्या थे। वीक फोर्सेज थे किसी भी रेडियो एक्टिव एटम्स के रिपल्सिव फोर्स हुई। एक एटम के अंदर पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, मतलब कि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा अभी, धक्के तो मारे हैं तभी तो। ये रूम मान लो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अभी, और आप क्या हो, रेडियो एक्टिव एटम्स हो, और आपके बीच में झगड़ा हो रहा है। रूम भरा पड़ा अभी यहाँ पे, कंप्लीट सारे बच्चे हैं। पहला धक्का मारा गया, 20 बच्चे बाहर गए, यस सर नो। तो अगले धक्का तो लगेगा, क्या 20 जाएंगे अगली बार, क्यों। देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ पे भी, आपकी केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। अगर किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ 50 साल है, तो कितने साल में पूरी खत्म हो जाएगी वो, 100 साल, 25 साल और 50 साल में हाफ खत्म हो गया, तो पूरी खत्म होने में कितना टाइम लगेगा उसको। इमेजिन कर पाओ, ये कमरा भरा पड़ा है अभी, आप रेडियो एक्टिव एटम्स हो, ठीक है, पहला धक्का मारा गया, 20 बच्चे बाहर निकल गए, यस और नो। अब जगह बन गई यहाँ पे, अगले धक्के में 20 नहीं जाएंगे अभी, कम जाएंगे, यस और नो। फिर और कम बच गया, जगह बच गई, आखिरी में 2 बचेंगे भाई, उनकी मुश्किल हो जाएगा निकलना उनको वहां से। 50 साल लगे ना, तो अगले 50% खत्म होने में उससे ज्यादा साल लग जाएंगे उसको, यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कितने एटम्स यहां से बाहर निकल रहे हैं और डिपेंड करता है कि प्रेजेंट कितने हैं यहाँ पे भी। समझ में आया कि नहीं आया। तो वही हमारा फिफ्थ पॉइंट है, कितने एटम्स बाहर निकलेंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे, और डिपेंड करेगा कि उस टाइम कितने हैं। कर लोगे, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। लिखिए फिफ्थ पॉइंट को, लिखिए द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, the rate of disintegration, the rate of disintegration is directly proportional to number of radioactive atom present at that time। समझ में आ रहा है। अब इसको लिखूंगा अभी, तो बुलाओ मैंने लिखवाया है। टाइम जल्दी से बताइए कितना हो गया, पूरा कर देंगे इसको, हो गया अभी। ये टॉपिक मैं ना भाई यूनिट का जो हम कर रहे हैं, इट इज मोर इंपोर्टेंट देन बाइंडिंग एनर्जी। 5 नंबर में अभी बताऊंगा क्या क्या आएगा इसमें। लिखिए एक बार, लिखिए इसी के अंदर फिफ्थ पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। लिखिए लेट एन नोट क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। अभी ये रेडियो एक्टिव है हमारे, व्हेन जब टाइम कितना था 0, व्हेन टाइम इक्वल टू 0, बर्थ टाइम है ये किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, टाइम t0 मान रहा हूं उसको मैं। कितने एटम थे उसके अंदर, एन नोट थे। कर लोगे, एन है नंबर ऑफ एटम्स व्हेन टाइम, कुछ हो चुका होगा, इट इज टी मान लेते हैं। टाइम कितना मान लेते हैं, टी। तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है,
ये वाला ज़्यादा है, हम तो निकल चुके हैं उसमें से कुछ। और मान लेते हैं कि डीएन एटम निकल रहे हैं हर टाइम के अंदर, डीएन एटम्स डिसइंटीग्रेट इन टाइम, कितने टाइम में? dt टाइम में। इतने टाइम में इतने एटम्स क्या हो रहे हैं, हर बार बाहर निकल रहे हैं, यस और नो? तो जो मैंने लिखवाया है फिफ्थ पॉइंट, और ये लिखवाया है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट क्या होता है, कितना, कितने टाइम के अकॉर्डिंग, यस और नो? द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम, नंबर ऑफ प्रेजेंट एट दैट टाइम। एन नोट नहीं है, कुछ भी टाइम है तो एन है। तो पांच दिन के बाद कितने निकले, तो एनी बोलेंगे, किसी भी टाइम के लिए हो सकता है। ये मैंने, ये फोर्थ पॉइंट है हमारा, ये सॉरी फिफ्थ पॉइंट ये था कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम, यस और नो? तो इस साइन को हटाइए, dn बाई dt कांस्टेंट डालना पड़ेगा, कांस्टेंट डाला लैम्डा n विद माइनस साइन, बताऊंगा क्या है अभी सारी चीजें, कर लोगे? लिखिए लैम्डा इज, लिखो क्या है लैम्डा, इसको नाम दिया गया भाई डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी। क्या नाम दिया गया इसको? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। या इसका एक नाम और भी, इसको डीके कांस्टेंट बोलते हैं, DECAY, डीके कांस्टेंट भी, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट। कर लोगे? नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि लगातार एटम्स क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं भाई, यस और नो? देख लीजिए, नेगेटिव साइन शो दैट, नेगेटिव साइन शो दैट एटम्स डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली, एटम्स डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली, एटम लगातार क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, यस और नो? तो जो इक्वेशन ये थी हमारी, ये वाली इक्वेशन, इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो इस इक्वेशंस को, dn बाई n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt, dt यहां पे ले गया, n यहां पे लिया है अभी, यस और नो? सही लिखा है। आगे लिखिए इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, भी पूरा निकालने के लिए हमको करना पड़ रहा है, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दीजिए, विद लिमिट भी कर सकते हैं, हमारे पास लिमिट हैं, लेकिन विदाउट लिमिट कर रहा हूं मैं इसको, मैं इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन भी करो इंटीग्रेशंस, इंटीग्रेशन dn बाई n माइनस लैम्डा dt इंटीग्रेशन, यस और नो? कितना आएगा भाई? लॉगरिथम n माइनस लैम्डा t, यस और नो? प्लस c भी आएगा, आपने पढ़ लिया होगा इंटीग्रेशंस में, इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस विदाउट लिमिट यूज कर रहा हूँ मैं, जानबूझ के कर रहा हूँ, मेरे पास लिमिट जब की हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है निकालने का, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। कर लोगे? समझ में आ रहा है? मान लेते हैं भाई, क्योंकि हम क्या मान रहे थे, व्हेन टाइम कितना, जब व्हेन टाइम इज 0, टाइम कितना था 0, तो कितने एटम थे उसके हमारे पास उस टाइम में, n की वैल्यू कितनी थी, n नॉट थी, यस और नो? हाँ लिखना है, जब टाइम 0 था तो कितने एटम थे हमारे पास, n नॉट थे, यस और नो? पुट कर दो यहाँ पे, तो n की वैल्यू कितनी है, n नॉट, तो कितना आएगा, लॉगरिथम n नॉट इज इक्वल टू टाइम 0, ये 0 हो गया, तो c का वैल्यू निकलेगा भाई, c इज इक्वल टू लॉगरिथम n नॉट। आप मैथ में करते हो इस तरह की चीजें, डायरेक्ट लिमिट से भी निकाल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है अभी। पुटिंग द वैल्यूज भी कितना आएगा, लॉगरिथम n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस लॉगरिथम n नोट, सही लिखा है, c का वैल्यू लॉगरिथम n नोट। कैसे लिखेंगे, लॉगरिथम n माइनस लॉगरिथम n नोट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t, सही लिखा है, ये फॉर्मूला बन रहा है भाई,
हैं? सी की वैल्यू निकाल ली भाई हमने, तो यहाँ पे लिखा सी लिखा था, ये वाली सी की वैल्यू। इस इक्वेशंस में सी था प्लस सी भी था, उस प्लस सी में मैंने पुट कर दिया लॉगरिथम एन नॉट, सी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। कर लोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये फार्मूला बन रहा है अभी, लॉगरिथम ए माइनस लॉगरिथम बी, लॉगरिथम एन बाई एन नॉट लिख सकता हूँ, कितना है? माइनस लेमडा टी। यस और नो? लॉगरिथम खत्म करना है, कैसे करते हैं? दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म लॉगरिथम से ई कैंसिल हो जाता है, पता है कि नहीं पता? यस और नो? हाँ बायो तेरे पास है, जिस पास बायो है वो लिख दीजिए भाई, ई लॉगरिथम एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल आप दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, कर लोगे? तो अगर यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल टर्म यूज कर लूँ तो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या बचा? n बाई एन नॉट इज इक्वल टू ई माइनस लेमडा टी। समझ में आया कि नहीं आया? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n नॉट e माइनस लेमडा टी, दिस इज द आंसर। n इज इक्वल टू n नॉट e माइनस लेमडा टी। एनी प्रॉब्लम? ये चीज़ अगर आपको पता नहीं है तो राइट कर लीजिए फार्मूला ये मैथमेटिक्स का।